सो हमने लास्ट टाइम ये कहा था जी कि हमने एक फेच का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया और चूंकि ये मेन फंक्शन के अंदर था, तो जो ही ये कंपोनेंट रेंडर हुआ, ब्राउज़र में कंपोनेंट के माउंट होने को या डिस्प्ले होने को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट का रेंडर होना। तो ये जो फंक्शन था हमारा, ये चला। अच्छा, इसको फंक्शन के बजाय हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ब्राउज़र की एपीआई। अच्छा, याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र की एपीआईज़ का कॉन्सेप्ट इन एपीआई से डिफरेंट है। ये यूँ समझ लें कि कुछ ब्राउज़र के बिल्ट इन फीचर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र में कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनसे आपके करंट ब्राउज़र की या यूज़र के करंट लोकेशन को एक्सेस किया जाता है। वो भी ब्राउज़र की एपीआई है। सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल, इस तरह के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो भी ब्राउज़र की एपीआईज़ हैं। उनमें एक फेच भी है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है ब्राउज़र की। उनको हम बोलते हैं वेब एपीआईज़। गॉट इट? और जो डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआईज़ यूज़ होती हैं, इनको हम कहते हैं रेस्टफुल एपीआईज़। रेस्ट एपीआईज या रेस्टफुल एपीआईज, सिंपली रेस्ट एपीआईज। REST, रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो जो एपीआई डेटा एक्सचेंज के लिए एपीआई का कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एपीआई। ये जो एपीआई है फेच, यानी फॉर एग्जांपल फेच जो है, इसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहने के बजाय हम क्या कहेंगे? ये वेब एपीआई है। गॉट इट? तो जब मैं वेब एपीआई का नाम लूं, तो आपने ये समझना है कि दिस इज मोर like this is functionality more of a browser rather than a client server communication. Web API ये चीज है, ठीक है? और अगर मैं आपको कहूँ REST API, तो this is kind of the same thing or the same structure that I have explained yesterday, कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्वर और क्लाइंट के दरमियान डेटा एक्सचेंज या डेटा की कम्युनिकेशन है, ठीक है? लेट मी शो यू। मैं किसकी? वेब एपीआई की। वेब एपीआई की ये एग्जांपल दे रहा हूँ। फेच जो है वेब एपीआई है। फेच जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, ये वेब एपीआई है। गॉट इट? और सेकंड, बहुत सारी और एग्जांपल्स यहाँ मैं आपको इसीलिए गूगल से सर्च करके बता रहा हूँ कि दैट्स अ मोर काइंड ऑफ, क्योंकि बहुत मतलब कोई 15-16 की लिस्ट है। वो तो मेथड्स है ना। HTTP के रिक्वेस्ट टाइप्स हैं या रिक्वेस्ट मेथड्स हैं। हम कहते हैं HTTP की रिक्वेस्ट करने की बहुत, यानी HTTP रिक्वेस्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट, ये सारी की सारी HTTP की रिक्वेस्ट टाइप्स हैं। आपसे कोई सवाल पूछे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट्स आर देयर इन HTTP, आप कहेंगे जी 4 और 5। जितनी अभी तक आपने पढ़ी आप उतना ही आंसर दे सकते हैं, ठीक है? तो अभी जो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ और जो आप कह रहे हैं जी एग्जाम्पल, जो वेब एपीआई की एग्जाम्पल है, उसमें 2-3 तो मैं आपको दे चुका हूँ। एक सेट टाइम आउट आपने यूज किया अक्सर, आपने यूज किया होगा, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी है, आप लोगों ने नहीं यूज किया होगा। अगर आप में शायद यूज किया थोड़ा बहुत। जिसको मैंने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, उसको मैंने गालिबन बताया है कि सेट टाइम आउट क्या है, सेट टाइम इंटरवल क्या है, क्लिक। ये जो वेब एपीआईज है ना, बेसिकली है ये भी एक सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपकी एप्लीकेशन है, ये कोड है आपका, ये कोड ब्राउजर के इम्प्लिसिट फीचर्स के साथ कम्युनिकेट करे, ये किसके थ्रू करेगा? यानी ये जो फेच का फीचर है, ये किसके अंदर बिल्ट इन है? ब्राउजर के अंदर बिल्ट इन है। सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं फेच को। गॉट इट? अब हमारा कोड, ये हमारी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही है किसके साथ? ब्राउजर के साथ। ब्राउजर एक अलग एप्लीकेशन है और हमारी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है, ये एक अलग एप्लीकेशन है। तो टू एप्लीकेशंस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो मैंने एपीआई की सिंपल डेफिनेशन क्या बताई है कि एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज द वे व्हिच अलाउज टू और मोर देन टू एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो उस डेफिनेशन पे तो ये भी पूरा उतर रही है, बट आई एम टेकिंग इट वेरी केयरफुली सो दैट यू माइट नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद बोथ ऑफ दीज। तो इसलिए मैंने दोनों में वाज़ेह फर्क बता दिया जी कि रेस्ट एपीआईज अगर आप सुने या कहें या बोलें, तो उसका मतलब क्या होगा? your context is related to exchange of data between client and server. But when your application communicates with the web browser, yeah, with the built-in features of the web browser, then that would be called as a web API. अच्छा, बाद लोग कहेंगे जी अच्छा जी वो भी API तो वेब पे ही होती है। मैं मानता हूँ वेब पे होती है, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन that is more of a related to the data rather than that of a feature or a function that is inbuilt in the browser. Web API and REST API. रेस्ट की एग्जांपल कल जो बताइए, रेस्ट एपीआई में रेस्ट कंट्रीज का एंड पॉइंट हमने ब्राउजर में डाला और उस ब्राउजर ने फेच वेब एपीआई है, यानी हम
रेस्ट एपीआई को वेब एपीआई के जरिए एक्सेस करते हैं। जावास्क्रिप्ट का नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। अलर्ट है तो आप मुझे कहेंगे जी अलर्ट एपीआई है, तो वो तो एपीआई नहीं। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं, ब्राउजर के फीचर्स, ब्राउजर के फीचर्स, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वेब एपीआईज की पूरी लिस्ट। W3 स्कूल इस मामले में बड़ा अच्छा है कि बड़ी सिंपल सी कहानी में सारा कुछ क्लियर कर देता है। अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, ब्राउजर एपीआई। अच्छा, इसको वेब एपीआई के जाए ब्राउजर एपीआई का नाम भी दे सकते हैं। गॉट इट। अब मैंने क्यूरी की वेब एपीआई, तो उसने टॉप पे ये लिस्ट दिया। और अगर आप ये देखें तो इसकी मेन हेडिंग क्या है, वेब एपीआई। और इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि इन अ ट्रू सेंस ये भी दो एप्लीकेशंस की आपस में क्या है, कम्युनिकेशन ही है। अब यहाँ पे आए, ऑल ब्राउजर्स हैव सेट ऑफ बिल्ट इन वेब एपीआईज। That's important line. All browsers have set of built-in web APIs to support complex operations. अब देखें, नेटवर्क पे रिक्वेस्ट करना इज नॉट अ सिंपल जॉब, बीच में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। अगर हमें खुद नेटवर्क पे रिक्वेस्ट करने का कोड लिखना पड़ता तो हमें सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता। सिस्टम कनेक्टेड है या नहीं है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या नहीं है, क्या है ये, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। तो हमें सिंपल सा बिल्ट इन फीचर फेच की सूरत में ब्राउजर ने दे दिया, भाईजान ये लें फेच, इसके अंदर अपनी ब्राउजर का यूआरएल एपीआई एंड पॉइंट डालें, रिजल्ट ले लें, दैट्स इट। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द वेब एपीआई। ओके, फॉर एग्जांपल द जियो लोकेशन एपीआई रिटर्न्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेयर द ब्राउजर इज लोकेटेड। अक्सर आपको पता है कि आपके सिस्टम की लोकेशन बहुत सारी वेबसाइट्स कलेक्ट कर, कभी आपने किसी वेबसाइट पे देखा है कुकीज या कुकीज का नोटिफिकेशन आप एक्सेप्ट करते हैं या ओके करते हैं, वो क्या कर रहा होता है, आपके ब्राउजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। और वो ओके आपसे इसलिए पूछता है कि ये स्टैंडर्ड है दुनिया में कि किसी यूजर की विलिंगनेस के बगैर उसकी लोकेशन या उसका डेटा उसके सिस्टम का एक्सेस। अब एग्जैक्टली अब वो एक पाबंदी है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी हमारी मर्जी ले लेते हैं, ना चाहते हुए भी। लेकिन कोई समझदार बंदा हो ना, आप अगर टेक्निकल, तो आप जाके कुकीज की सेटिंग डिसेबल कर सकते हैं, कुकीज को क्लियर कर सकते हैं। अब ये कुकीज होता क्या है, ये आपने कभी फेसबुक पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, आप एक दफा कुछ चीज सर्च कर लें, उसके बाद एड्स ही उसी तरह के दिखते हैं। आपने परफ्यूम सर्च किया, इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल सर्चिंग। बहरहाल ये कैसे पॉसिबल है, वो आपके सिस्टम का डेटा, आपकी सर्चेज और सारा कुछ ये इन जराए से इकट्ठा करते हैं, एक्सेस करते हैं, कुकीज और समदर। अब बहुत लंबी डिटेल है, इस कहानी में घुस गए तो हम उधर चले जाएंगे। बहरहाल शॉर्ट वे में, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ये फीचर डालना चाहते हैं कि जो बंदा अपने ब्राउजर से हमारी वेबसाइट को एक्सेस करे उसकी लोकेशन पिक कर, navigator.geolocation.getCurrent position, ये बिल्ट इन एपीआई है ब्राउजर की। और इसको हम क्या कहेंगे, वेब एपीआई। अगर मैं अपने कोड में ये लिख लूं, तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो जहां जैसे अभी मेरे माइक का नहीं आया था अलाउ माइक, जो जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ मुझसे परमिशन मांगेगा कि क्या आप अपने ब्राउजर की लोकेशन की एक्सेस की इजाजत देते हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो आपके कोऑर्डिनेट्स गेट हो जाएंगे हैं। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ से कॉपी करूं और या मैं इसको यहीं पे रन कर सकता हूँ, ट्राई इट योरसेल्फ। इसको मैं ट्राई करता हूँ, नो योर लोकेशन, और अगर मैं अलाउ करूंगा तो ये जो वेबसाइट, अब ये मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए। और आपने अगर मैथ्स पढ़ा हो या फिजिक्स पढ़ा हो तो आपको पता है कि आपकी जो लोकेशन है वो 2 पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता लग जाए तो, वो बीएससी में थे हम, आप तो माशाल्लाह इस फील्ड से हैं। और वो बीएससी में थे तो मैथ में एक टॉपिक था जिसमें आप डायरेक्शन ऑफ किबला फाइंड करने का क्वेश्चन है, पूरा वो सॉल्व करके, डेरिवेशन सॉल्व करके एंड पे आपको डायरेक्शन ऑफ किबला देते हैं। तो खैर दैट्स समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग। एनीवेज, आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके अपने ब्राउजर में डालें और आपकी एप्लीकेशन भी इस काम में। एनीवेज, ये साहब ने पूछा था एग्जांपल, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेब एपीआई। अच्छा, ये जेएस वेब एपीआई सारी लिस्ट यहाँ पे पड़ी है। फॉर्म एपीआईज ये क्या करती हैं, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ लें, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता फिलहाल। मैं सिर्फ फेच बताना चाहता था कि फेच क्या है, बेसिकली ब्राउजर एपीआई कह लें या वेब एपीआई कह लें। एनीवेज, और अब चूंकि ये वेब एपीआई बिल्ट इन है, तो ये हमें ये बताती है कि ये फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगी, प्रॉमिस रिटर्न करेगी, स्ट्रिंग रिटर्न करेगी,
नंबर रिटर्न करेगी, क्या रिटर्न करेगी। अब उस हिसाब से हम उस रिटर्न रिजल्ट को यूज करते हैं। फेच ने हमें क्या रिटर्न किया था, प्रॉमिस। तो हमने समझा कि प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं, तो हमने उन तीनों स्टेट्स की बेस पे प्रॉमिस को क्या कर लिया, एवेल्युएट करके ये उसका रिजल्ट निकाल लिया। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये इसकी मजीद हिस्ट्री थी जो कल की कंटिन्यूएशन है। अगर ये चीजें आपको डेप्थ में समझ आएंगी तो मेरी गारंटी है कि आप दुनिया के किसी इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे। और अगर ये ना समझे तो फिर आप काम तो शायद कर लेंगे, काम तो बहुत सारे लोग कर लेंगे। एग्जैक्टली यही आते हैं। और अच्छा, अब हम ये करते हैं, नॉर्मली मैंने आपको कहा है कि जी ये फेच का फंक्शन अभी हमारा सक्सेसफुल चल रहा है, लेकिन हो सकता है कभी पीछे जो सर्वर है जिससे ये डाटा फेच हो रहा है वो डाउन हो, या लिंक ब्रोकन हो, या व्हाटसोएवर, देयर आर टन्स ऑफ डजन्स ऑफ इश्यूज दैट आर पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैच का एक फंक्शन लगा दें, और जिस तरह देन जो है कॉल बैक फंक्शन लेता है, और हम कॉल बैक फंक्शन फैट एरो फंक्शन के तौर पे पास करते हैं। नॉर्मली हम एनोनिमस भी दे सकते हैं, बट फैट एरो फंक्शन इज अ वेरी शॉर्टर इन सिंटैक्स, सो दैट्स व्हाई अगर इस पूरे चेन में कहीं भी कोई एरर आता है तो वो उसको पकड़ के कहां ले आएगा, कैच में ले आएगा। गॉट इट। तो कैच में जो एरर की इंफॉर्मेशन है वो हम एक वेरिएबल में रिसीव करते हैं, जैसे हम यहाँ पे डेटा यहाँ रिसीव करते थे, उसी तरह एरर की इंफॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ रिसीव करते थे, और ये रिस्पॉन्स। तो एरर की इंफॉर्मेशन जो भी होगी, यानी जहां भी एरर आएगा वो एरर पकड़ के किधर फेंक देगा, कैच ब्लॉक में। और कैच ब्लॉक में कॉल बैक फंक्शन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और इस कंसोल लॉग को मैं एरर दे देता हूँ। यानी जो एरर मुझे मैं पकड़ूंगा या कैच करूंगा, उसी एरर को मैंने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। अब एटलीस्ट मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। अगर मैं कैच ना देता तो एप्लीकेशन बगैर इंफॉर्मेशन दिए यूजर को क्रैश कर जाती है। ये कितना बैड एक्सपीरियंस है अगर आप फेसबुक यूज करते करते बंद हो जाए और आपको पता भी नहीं चले क्यों बंद हो। अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फेसबुक पॉपअप बॉक्स पे पूरी रीजन देता है, समथिंग। अगर कोई रीजन ना पता चले फेसबुक को तो फिर जनरल मैसेज आ जाता है, समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन अगर कोई रीजन पता लग जाए तो वो वाला मैसेज आता है। हम भी इसी तरह के एरर हैंडलिंग पे जब आएंगे तो हम भी कहेंगे यार अपनी तरफ से सारे पॉसिबल एरर्स को हैंडल कर लो, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई ऐसा एरर आ जाए जिसकी समझ प्रोग्राम को ना लगे तो एक जेनेरिक मैसेज दे दो, लेकिन यूजर को लाजमी मैसेज दो। ऐसा नहीं होता एटीएम मशीन में जाके कार्ड इंसर्ट कर दें और बैठ के एटीएम मशीन बंद हो जाए कार्ड ब्लॉक करके, आपको कोई मैसेज भी ना आएगा। हाउ बैड दैट एक्सपीरियंस इज, वंस इट हैपेंड टू मी, कोई पता नहीं क्या हुआ। गॉट इट, कार्ड भी फंस गया अंदर, और वो मैसेज कुछ मिले लेकिन शायद कुछ मेरी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मैंने आई मीन दूसरे बंदे को बुलाया, मैंने कहा जी एटीएम में जाके अपना कार्ड डाल के ट्राई करें, मैंने काफी देर हो गई उसको जोर लगा रहा हूँ, सारे बटन दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। एंड देन उसने अपना कार्ड डाला, उसकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई। मैंने फिर जाके बैंक से वो जो उनका होता है यूआरएल, उस पर कॉल की। उन्होंने कहा जी आपको 24 to 48 आवर्स में बैंक से जाके आप वो कार्ड जो है वो कलेक्ट कर लें, पता नहीं ये ट्रांजेक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी। इवन मैसेज भी आ गया ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ना पैसे मिले ना कार्ड मिले। बहरहाल एनीवेज, अगर इस तरह की हैपनिंग हो जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान होता है ना। आपने एप्लीकेशन बनाते वक्त लाजमी तौर पे यूजर को इन्फॉर्म रखना है, इन एनी केस हुई है या नहीं हुई, कीप द यूजर इन्फॉर्म्ड। एनीवेज, चलें ये ग्राफ से। तो कैच का मतलब क्या है, ये पूरी चेन के एरर्स को कलेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर होगी ये बात। अच्छा, अब सवाल ये है, नहीं, एरर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आएगा नॉर्मली। नॉर्मली क्योंकि एरर में एक तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती, एरर में मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मिसाल, एरर है क्या, एरर का कोड क्या है, एरर का स्टेटस क्या है, एरर का मैसेज क्या है, एरर आया किस जगह पे, किस लाइन पे। ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, ऑब्जेक्ट है। नहीं, अरे नहीं, एरर नॉर्मली, हाँ अगर एक से ज्यादा एरर होंगे तो वो ये तो हम एरर हैंडलिंग पे पढ़ेंगे कि पहला आएगा तो बस उठा के फेंक देगा भाईजान, आगे जाएंगे ना, आगे जाएंगे नहीं। ठीक है, खैर ये बात क्लियर हो गई है। अब ये जो फेच है, ये फेच का फंक्शन मेरी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है। ये फेच क्या करता है, मेरी एप्लीकेशन की ब्राउजर के साथ कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। अब जरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं, वो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है पूरा का पूरा। जब भी कोई रिक्वेस्ट आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन से बाहर जाएगी तो हम उसे कहेंगे साइड इफेक्ट। अच्छा, एक और बात,
हमने कहा था रिएक्ट करती है एक प्रिंसिपल पे काम जिसका नाम है वर्चुअल डॉम। रिएक्ट फिजिकली डॉम को मैनिपुलेट नहीं करती। रिएक्ट किस पे काम करती है? सबको पता है वर्चुअल डॉम क्या होता है? आपको तो पता है, मुझे उसने लेट ज्वाइन किया है। पता है वर्चुअल डॉम क्या होता है? डॉम की इन मेमोरी कॉपी को वर्चुअल डॉम कहते हैं। गॉट इट? अच्छा, अब हम जितना काम भी रिएक्ट में कर रहे होते हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं? वर्चुअल डॉम में। और वर्चुअल डॉम का मतलब कहाँ कर रहे होते हैं? मेमोरी के अंदर। हम फिजिकली ब्राउजर में नहीं जा रहे होते। ये जो मौका है फेच, क्योंकि देखें हमने जो स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, क्यों किया था? कि हमें डायरेक्ट वर्चुअल डॉम से खेलें, इसलिए हमने सेट स्टेट और यूज स्टेट, क्योंकि वो रियल टाइम पे। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किससे इंटरेक्ट कर रहा है? ब्राउजर से इंटरेक्ट कर रहा है किधर? कंपोनेंट के अंदर। तो हम अपने रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर रह के कभी भी ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली। अगर करेंगे तो उसका तरीका कोई रिएक्ट ने प्रोवाइड किया होगा। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? आपके ये सवाल हो सकता है। नहीं, गलत नहीं, बैड प्रैक्टिस है, बल्कि यूं समझ ले गलत है, बिल्कुल डंके की चोट पे कहीं गलत है। फिर रिएक्ट का मकसद ही फौत हो जाता है। अब भाई अगर आपने डायरेक्ट ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना है तो फिर डॉम पे जाए ना, एसएल डॉम पे जाए। वो जो ये जो स्टाइल है ये प्लेन वनीला जेएस का स्टाइल है, प्लेन जावास्क्रिप्ट का स्टाइल है। रिएक्ट का स्टाइल ये नहीं है। रिएक्ट ने खुद हुक दी हुई है कि अगर आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन से बाहर बात करनी है किसी से, तो क्या इस्तेमाल करें? हुक्स इस्तेमाल करें, जैसे हमने सेट स्टेट किया या यूज स्टेट किया। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को कहते क्या है? इस प्रॉब्लम को कहते हैं साइड इफेक्ट। क्या कहते हैं? आपसे अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज साइड इफेक्ट इन रिएक्ट। जरा अब मेरी कहानी समझ आ गई है ना? अब जरा मैं साइड इफेक्ट की डेफिनेशन यहां से बताता हूँ। हो चुका है प्रीवियस, बड़ी डिटेल के साथ क्लियर है, ऐसे ही फर्स्ट क्लास में रिएक्ट की फर्स्ट क्लास में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा रिएक्ट चलता है वर्चुअल डोम पे। असल मैं इसको कहूँ जी रिएक्ट, क्या कहा था? साइड इफेक्ट्स। What are side effects in React? Side effects are not predictable because they are actions which are performed with the outside world. हम किधर खड़े हैं? रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर का मतलब यह है कि हम रिएक्ट की एप्लीकेशन में, और हम बात किससे कर रहे हैं? आउटसाइड वर्ल्ड। ब्राउजर कौन है? वो हमारी एप्लीकेशन नहीं है, वो हमारी एप्लीकेशन से आउटसाइड वर्ल्ड है। एनी एक्शन दैट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। अच्छा, ये आउटसाइड वर्ल्ड एक ब्राउजर है, फिर सर्वर भी है, फिर डॉम भी है। यानी अगर ब्राउजर में आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे ना, तो वो भी साइड इफेक्ट है। प्लेन जावास्क्रिप्ट में करते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसका मतलब क्या है? आप वर्चुअल डॉम को नहीं छेड़ रहे, आप फिजिकल डॉम को जाके टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो एनीथिंग that goes out of our application, that goes out of the context of our application, that becomes the side effect, and that is supposed to be dealt properly. देखिए, रिएक्ट के अंदर नहीं कर रहे, वेब के अंदर कर रहे हैं। रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर नहीं कर रहे। समझ आई बात? या और कोई क्वेश्चन है? देखिए, दो चीजें हैं। हमने जब ये कहा था ना वर्चुअल डॉम का नाम लिए, तो हमने कहा था जी ब्राउजर टोटल सेपरेट हो चुका है, हमने उस पूरे वर्चुअल डॉम का स्नैपशॉट मेमोरी में डाल दिया। अब मेमोरी और ब्राउजर फर्क है दोनों में। फिर मैंने इनको डिफिंग एल्गोरिथम बताया था कि जब आपके रिएक्ट के कोई कंपोनेंट में चेंज आता है, तो आपकी इन मेमोरी कॉपी और आपका जो फिजिकल डॉम है, इन दोनों का कंपैरिजन होता है यूजिंग डिफिंग एल्गोरिथम। अब उस डिफिंग एल्गोरिथम में जहां डिफरेंस पाया जाता है, सिर्फ वो एक नोड अपडेट होता है, जिसको हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। ये सारे स्टेप्स याद है आपको? ये सारी टेक्निकल टर्म्स है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज डिफिंग एल्गोरिथम। इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है व्हाट इज रिकॉन्सिलिएशन। इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डज वर्चुअल, व्हाट इज वर्चुअल डोम। इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डोम एंड एक्चुअल डोम। इंटरव्यू क्वेश्चन ये भी है कि हाउ डू वी इंटरेक्ट विद द वर्चुअल डोम। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन है और ये सारे पहले कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक दफा लाजमी देखिएगा। सो फॉर नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि एनी एक्शन which are performed with the, acha, we perform a side effect when we need to reach outside of our React component to do something. Yes, and ये हम करते हैं, लेकिन इसको करने का तरीका रिएक्ट ने दिया हुआ है, वो फॉलो करें। समझ आई बात?
ड्राइविंग करना बैड थिंग, आजकल मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। ड्राइविंग इज नॉट अ गुड थिंग, लेकिन उसकी जरूरत भी है। गुड थिंग इसलिए काफी सारे रिस्क भी है ना, लेकिन उसके बगैर चारा भी नहीं है। गॉट इट? लेकिन आप करें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। तो आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन को जरूरत है आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने की, लेकिन उस जरूरत को आप रिएक्ट के बताए हुए तरीके और उसूल के मुताबिक करें। गॉट इट? सो अब कभी भी हम कोई साइड इफेक्ट इस तरह डायरेक्टली फंक्शन के अंदर परफॉर्म नहीं करेंगे। इतनी थ्योरी काफी हो गई है मेरे ख्याल में। अब जरा हम इसको हैंडल करते हैं कि हम साइड इफेक्ट पे कैसे परफॉर्म करें। इस तरह हमने यूज स्टेट का एक हुक पढ़ा था ना, उसी तरह का एक हुक है यूज इफेक्ट। अच्छा, नॉर्मली इंटरनेट पे बेशुमार तफसीलत या तफसीलात पर यूज इफेक्ट, कोई हिस्ट्री कम ही बताएगा भाई क्यों यूज इफेक्ट। ये सारी उसकी हिस्ट्री थी जो उन्होंने बताई है, ठीक है। अच्छा, यूज इफेक्ट क्या है? बेसिकली ये एक बिल्ट इन हुक है जो हमें रिएक्ट प्रोवाइड करती है। अगर ये देखिए मैंने यहाँ यूज इफेक्ट यूज किया तो उसने ऑटोमेटिकली रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया उसको, ठीक है। ये क्या है? ये कौन सा इंपोर्ट है? नेम्ड इंपोर्ट है, ठीक है, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट नहीं। अच्छा, यूज इफेक्ट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एट लीस्ट। गॉट इट? 2 पैरामीटर्स क्या लें? पहला पैरामीटर ये भी क्या लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन। गॉट इट? और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेता है एक अरे। इस अरे को हम कहते हैं डिपेंडेंसी अरे। अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए इस अरे को भूल जाएं, इसको खाली रहने दें, बस लिखें जरूर। इसका नाम है डिपेंडेंसी अरे। डिपेंडेंसी अरे क्या होती है? पहले आप यूज इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर आपको बताऊंगा डिपेंडेंसी अरे क्या होती है। अच्छा, अब बेहतर यह है कि साइड इफेक्ट की मैंने एक एग्जांपल दी है ना, तो ये कौन सी एग्जांपल है? मेकिंग एन एपीआई कॉल फ्रॉम द रिएक्ट फंक्शन इज अ साइड इफेक्ट, और साइड इफेक्ट इज सपोज टू बी परफॉर्म्ड इनसाइड द यूज इफेक्ट। ये पक्का बांध लें, इसको रटा लगा लें, जो मर्जी कर लें, हालांकि मैंने पूरा बैकग्राउंड बता दिया। इंटरेक्टिंग with outside world is a side effect, and when you need to interact with the outside world you have to do that logic inside the use effect function. इसका मतलब ये हुआ, ये जितना काम मैं कर रहा हूं ये आउटसाइड वर्ल्ड है ना, इसको उठा के यूज इफेक्ट के नाउ इट इज सेफ। हाँ, जो पुत्र तूने किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में यूज किया था लितर पढ़ने थे ठीक है, किसी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में रिसोर्सेज की लीकेजेस, फिर मान ही नहीं रहता रिएक्ट की एप्लीकेशन का। बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हेडेक है उसका, परफॉर्मेंस हेडेक है। आज के बाद नहीं करना कभी भी ठीक है। तो ये क्लियर हो गया जी। अब सवाल ये है कि यूज इफेक्ट का जरा बिहेवियर समझिएगा। यूज इफेक्ट कब चलता है? जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा। ये कंपोनेंट का मतलब क्या है? जिस कंपोनेंट के अंदर यूज इफेक्ट इस्तेमाल हुआ है। यूज इफेक्ट ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है जब ये कंपोनेंट रेंडर होता है। और रेंडर होने का मतलब क्या है? ये जब ब्राउजर पे माउंट होता है सबसे पहले ये रेंडर होगा, खुद बहुत एग्जैक्टली। यानी यूज इफेक्ट सबसे पहला फंक्शन है जो चलेगा कब? जब ये फंक्शन रेंडर होगा या जब री रेंडर होगा। ठीक, सिर्फ डाटा फैच नहीं, एनी आउटसाइड वर्ल्ड, सिर्फ डाटा फैच नहीं। यानी डोम को एक्सेस करना, गेट एलिमेंट बाय आईडी इज अ साइड इफेक्ट दैट इज सपोज्ड टू बी प्लेस्ड इनसाइड इट। वैसे हम कभी गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज नहीं करेंगे, इट्स ओके। ये क्लियर होगी बात? अच्छा, अब बात यही खत्म नहीं हो रही। यूज इफेक्ट तब चलता है जब ये फंक्शन रेंडर होता है, या जब ये फंक्शन रेंडर होता है तो सबसे पहले क्या चलता है? यूज इफेक्ट चलता है। फिर ये क्यों? अच्छा, अगर आप इस यूज इफेक्ट की एग्जीक्यूशन को किसी और चीज पे डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, यानी अभी मैंने कहा ना यूज, हाँ नहीं, शुरू में तो चलेगा, उसको नहीं रोक सकते आप। फिर आप ये चाहते हैं जी कि जब किसी और वेरिएबल में कोई चेंज आए तो ये रीट्रिगर हो। तो वो जो वेरिएबल है या लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो आप इस डिपेंडेंसी अरे में देते हैं। तो फिर क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब कंपोनेंट रेंडर होता है यूज इफेक्ट चलता है,
फिर जब कोई वेरिएबल में चेंज आती है तो जो वेरिएबल यहाँ मेंशन होगा उसकी चेंज को डिटेक्ट करता रहेगा, जो ही वो चेंज अगर होगा ये यूज इफेक्ट री-रेंडर होगा। इसलिए उसको इसका फायदा अभी नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैंने कहा कि इसको फिलहाल खाली छोड़ दें। ठीक है लेकिन चूंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है यार वो बेचारा दूसरा वाला पैरामीटर तो यतीम है, तो मैंने कहा चलो देने दोनों लाजमी है, इट्स पार्ट ऑफ सिंटैक्स। दूसरा ना भी दे तो चल जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पे अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दे सकता है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब सवाल ये है कि जब मैं इसको, अभी तक मेरे आउटपुट पे कोई चेंज भी नहीं आएगा, माइट बी, गॉट इट? ये तो पहले भी आ रहा था यही, कोई चेंज तो नहीं आया ना, लेकिन अब प्रॉपर वे है, प्रॉपर तरीका है। अब सवाल ये है कि मुझे ये डाटा यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये डाटा किधर चाहिए? यूजर इंटरफेस पे चाहिए, कंसोल पे तो नहीं चाहिए। तो ये यहाँ क्यों आ रहा है? सबसे पहले मैं इधर इसको इधर कंसोल कर रहा हूँ, तो इसको कंसोल तो नहीं करना। हम क्या करते हैं, एक लोकल स्टेट डिक्लेयर करते हैं और उस स्टेट को नाम दे देते हैं जी प्रोडक्ट्स सेट। ये तो वही सिंपल सा काम है जो आप ऑलरेडी पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, ये अलग अलग लाइनों में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यूं ही कर लें, यूं ही कर लें। और जी जी बिल्कुल, कॉमा के साथ एक एक लाइब्रेरी से आ रही है। अच्छा, अब यूज स्टेट की इनिशियल स्टेट क्या रखें, दैट्स द क्वेश्चन। इनिशियल स्टेट कहां से प्रिडिक्ट करके रखेंगे? आप अपने डेटा को देखेंगे, फाइनल स्टेट क्या आनी है? अरे आनी है ना, तो इनिशियल स्टेट क्या होनी चाहिए? एम्प्टी अरे। मेक सेंस? अब जब आप, अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है? प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके ओके ओके, प्रोडक्ट्स के नाम से कोई ऑलरेडी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है शायद हमारा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? PRODS, प्रोड्स क्या लें? आइटम्स क्या लें? अभी हम टेस्ट कर रहे हैं ना, हम इसको मजीद इंप्रूव कर सकते हैं नेमिंग के साथ। ठीक, एरर इज गॉन। अब मैं क्या करता हूं कि ये कंसोल, जो डाटा हमें वापस रिटर्न होकर मिल रहा है डेटा के अंदर, उसे कंसोल लॉग के बजाय क्या कर दें? सेट आइटम्स। अब हमें यूआई पे डिस्प्ले करना है, फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं एक नया मैप बना के उसमें क्या कर देता हूं, सारे प्रोडक्ट्स को, या इसी पे कर देते हैं, राउटिंग काम छोड़ देगी, बल इट्स ओके बनाओ। ये जो आपका है आइटम्स, इसको मैप कर देते हैं। ठीक, लेकिन अब सवाल ये है कि ये टाइटल वाइटल तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ये भी नहीं कर रहा, पहले मैं देख लेता हूँ फील्ड के नेम्स क्या हैं, ताकि मैं उसी के हिसाब से, फील्ड के नेम्स का मतलब क्या है? हाँ, वो बेहतर है कि यहाँ से आप देख लिया करें। अच्छा, मैंने कंसोल हटा ही दिए नेम 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 है, फिर रीजन है, मतलब बहुत है। हाँ, फ्लैग भी है। चले, अब वो तस्वीर वाला मामला इधर ही हल हो जाएगा आपका ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था कि जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे बैकएंड से, तो पिक्चर्स कहाँ से आ रही होंगी, तो अब हम किसी की भी यूज करें, लेकिन हमें पता लग गया कि पिक्चर कहाँ से आ रही है, बैकएंड से आ रही है, तो हम फ्लैग भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में इसका कुछ सेपरेट कंपोनेंट ना बना लें हम, बीच में खिचड़ी ना बनाए इसकी, कंट्रीज का सेपरेट कंपोनेंट बना लेते हैं और उस पर ये रिक्वेस्ट करते हैं। सो 2 मिनट लगेंगे। सो लेट मी create another page or component whatsoever, it's पेज ही कह लें, ताकि उस पेज पे सिर्फ सारे क्या हों, COUNTRIES.JSX। और यहाँ से आप क्या करें, इसको पिक कर लें सिर्फ, और इस स्टेट को भी पिक कर लें, कट ये, और ये जो ऊपर आपने यूज इफेक्ट और यूज स्टेट यूज किया है इसको भी पिक कर लें, ये हमें ज़रूरत नहीं है। और दिस इज़ व्हाट,
और इस कंट्रीज को अब रेंडर करना है कहाँ पे, यूआई पे, ठीक। तो यूआई पे रेंडर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, app.jsx में आए, एक नया राउट बनाएं, और अगर ब्राउजर के यूआरएल में COUNTRIES कंट्रीज आए, तो एलिमेंट कौन सा हो, COU कंट्रीज, फिर और ये कंट्रीज यूआरएल में सेट करना है तो हम कहाँ जाएंगे, हेडर के अंदर, हेडर के अंदर फिलहाल इसी पे कर लें, इसी पे कर लेते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना। लिंक, ऊपर लिंक इंपोर्ट हो गया, लिंक टू बेस, ठीक है जी। हम इसको नाम जीरो के बजाय क्या देते हैं, COUNTRIES कंट्रीज, ताकि ये हमारा साफ सुथरा काम हो जाए। सो कंट्रीज पे जाएंगे तो हम कंट्रीज पे आ गए, ठीक। अब जब इस कंट्रीज पे आ गए, इसको भी क्लोज कर दें, अब इसको भी क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें, और इसको भी क्लोज कर दें। हम कंट्रीज पे आ गए, और यहाँ पे आइटम्स की जगह क्या कह दें, COUNTRIES। अब चूंकि प्लूरल है तो अरे यानी है तो आप प्लूरल नाम देंगे, COUNTRIES कंट्रीज अरे, और इस कंट्री को क्या कह लें, बल्कि सेट कंट्रीज को क्या कह लें, कंसोल करने के बजाय डेटा को लोकल स्टेट में सेव कर दें, और लोकल स्टेट के बाद आप इस कंट्री को जाके मैप कर लें, कंट्रीज डॉट मैप, और एक वक्त में एक कंट्री मिलेगा आपको, इसको दिस करें, रिटर्न करें, और यहाँ पे H3 करें, और यहाँ पे क्या करें, COUNTRY कंट्री डॉट नेम। आई होप इसमें तो कोई मसला नहीं होगा किसी को भी। हाँ की देनी है, वो समझदार लोग हैं, इनको पता है, तो मैं इसलिए इतनी दे रहा मैं इन सारों को एक डिव में रैप कर लेता हूँ। नहीं, मैप के अंदर हो गया कि कर दे कंप्लीट भाई, क्या हो रहा है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको, हमने बूटस्ट्रैप अटैच किया हुआ ना, हम बूटस्ट्रैप से कार्ड बना के ना कंट्रीज को कार्ड में डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। सिंपल है ना, और काफी फ्लेक्सिबल है, तो हम, अच्छा एक और बात करते हैं, रो और कॉलम का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं ताकि वो प्रॉपर रोज और कॉलम में शो हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लास नेम दे देते हैं रो, और इसके अंदर इसको क्लास दे देते हैं क्या, COL कॉल MD3, एक रो में 4 कॉलम्स, और इसी को हम दे देते हैं कि अजीम साहब का गिला भी दूर कर लेते हैं। हर कंट्री का नाम यूनिक है, हम या सिंपली आप क्या कह लें, यहाँ पे 2 कर लें, ये तो पता है ना आपको, आई और की भी आई कर लें, पता है ना, इंडेक्स होता है सेकंड आर्गुमेंट ऑप्शनल, यूनिक की चाहिए हमें। और अब हम देखते हैं कॉलम वाला जो फीचर है वो हुआ या नहीं हुआ। सो एवरीथिंग इज लुकिंग वेल। अब हम इसको यहाँ नहीं देते हैं ताकि हमें यहाँ से पता लगेगा कि कौन सी फील्ड के नाम देने हैं, ठीक है। सो नाउ इसको हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे वो कार्ड पेस्ट करते हैं, ठीक है, कार्ड हो गया पेस्ट। इसको यहाँ पे हम यूँ करते हैं, और इसको हम कर देते हैं जी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और नहीं, अच्छा पहली बात तो ये है कि आप ये इनलाइन स्टाइल यूँ नहीं दे सकते, ये एरर है।
अच्छा, हर एक कार्ड को हम दे देते हैं जी MB3 मार्जिन बॉटम 3 4 कर देते हैं ताकि लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सेम स्पेसेस हो। अब हम इस पे आते हैं, कंट्री डॉट नेम आ गया ना, सबका नहीं आया। यहाँ पे हमने ये दिस सो कंट्री नेम क्या, अफगानिस्तान, थाईलैंड, अल्बानिया, अल्जीरिया, और यहाँ पे सोर्स में देखें क्या आएगा, किधर डॉट फ्लैग। फ्लैग्स में मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि PNG वाला फ्लैग करना है या SVG वाला करना है, तो हम सिर्फ फ्लैग वाला कर लेते हैं। पता नहीं क्या होगी, जो भी होगी तस्वीर होगी। हाँ हाँ JPG। हाँ ये देखे ना, फ्लैग में अगर फ्लैग्स में आपको वेरिएशन चाहिए तो ये ठीक है, जो ऑप्शन आपको चाहिए CUOUNTRY कंट्री डॉट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये अगर फ्लैग्स होता है ना, क्योंकि वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, कंट्री डॉट फ्लैग्स डॉट PNG या कंट्रीज डॉट फ्लैग डॉट SVG, इसी तरह जितना नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा उतने डॉट के साथ उसके अंदर घुसते चले जाएंगे। सो कौन सा, हाँ पहले मैंने इसलिए उसको रोक दिया था ना, उस पर इतना टाइम ही नहीं पाया कि मुझे पता है कि हमने पिक्चर्स लानी ही बैकएंड से है, तो वाई टू वेस्ट आवर टाइम ओवर हियर। हम जब बैकएंड लिखेंगे, अपनी API बनाएंगे, तो हम अपनी सारे इमेजेस अपनी API के थ्रू अपना सर्वर लिखेंगे करेंगे और सर्वर से ही इमेज सर्व करेंगे। अब आपको पता है कि CSS में मेरे ख्याल में इसकी हाइट 100% कर दें तो सबकी हाइट इक्वल हो जाएगी। किसकी, कार्ड को, हाँ इसी कार्ड को करें ना, ओके स्टाइल इक्वल्स, अच्छा यहाँ इनलाइन स्टाइल देने हो तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देते हैं, रिएक्ट में इनलाइन स्टाइल देने हो तो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है। GHT height is going to be 100%। क्या हो गया भाई, यस ऑल दी हाइट्स आर, ये नहीं, ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे ना, तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट की शेप में करेंगे। नहीं वो उस तरह की वो बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है नहीं ना। अगर H जैसे W-100 है विड्थ 100% के लिए, हाइट 100% के लिए मेरे ख्याल में होगी, होनी तो चाहिए, पता नहीं क्या है बहरहाल। उस तरफ अभी चलिए। अब यहाँ पे अच्छा ये क्या आ रहा है जी, ये क्यों आ रहा है जी, ये इनवैलिड, अच्छा ये क्लास नहीं चलती, क्लास नेम चलती है, ठीक है। तो आप कंट्रोल F करें, जहां जहां क्लास इक्वल्स टू लिखा हुआ है रिप्लेस इट विद क्लास नेम इक्वल्स टू 6 अकरेंसेस हैं, 6 के 6 चेंज कर दें। दैट्स द एंटायर फिलॉसफी। अब आप देख रहे हैं डिले आ रहा है, नहीं नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो ऑब्वियसली सर्वर से डेटा आने में टाइम लगता है ना, लेकिन यूजर तो चल रहा होता है, यूजर तो वेट नहीं करता। अगर आपकी नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी ना, तो यूजर कहेगा यार कुछ लोड ही नहीं हो रहा, दफा करो साइड को, किसी दूसरी साइड से चलते हैं। दैट्स द बिग प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू लूज द ट्रैफिक। लेट्स मैं सिमुलेट करवाता हूँ, मैं नेटवर्क में जाता हूँ और यहाँ से मैं इंटरनेट की स्पीड ना स्लो 3G कर देता हूँ, जस्ट सिमुलेशन के लिए। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखिए कि कितना टाइम लेगा। तो क्या करना चाहिए, जितनी देर में डेटा आता यूजर को किसी एक्टिविटी में लगा दो, यूजर को लोडर शो कर दो। कभी देखा है द्रास पे, अभी देखिएगा, ये देखा है जब तक डाटा लोड नहीं हो रहा तो प्लेस होल्डर आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता इमेजेस लोड हो रहे हैं, या वो इंगेज रहेगा, वो आस्था रखेगा। तो हमने क्या करना है अब, लोडर शो करना है। बहरहाल
एनीवेज, यहाँ तक समझ आ गई ये बात? नहीं, हम खुद बनाएंगे लोडर। तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है आज के लिए। हमने क्या किया है, प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करके एक एपीआई को, रेस्ट एपीआई को अपनी एप्लीकेशन में कंज्यूम किया है यूजिंग वेब या ब्राउजर एपीआई विच इज फेच। साइड इफेक्ट्स को प्रॉपरली इफेक्ट हैंडल किया है, प्रॉपरली हैंडल किया है। तो ये साइड इफेक्ट, ये सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं। जितने कॉन्सेप्ट्स में मैं जोर देता रहा हूँ ना, या जिनको मैं दबा दबा के बोलता रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स प्रीटी मच। हाँ, ये बेहतरीन अच्छी चीज है। एग्जैक्टली वो मुझे एक होस्ट इसीलिए चाहिए ना, बहुत सारे आइडियाज है यूट्यूब के लिए। आइडियाज आर टू मच, आर टू मेनी इनफैक्ट।